ओके बेटा, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम्स में आ जाता है। जैसे नाइट्रिक एसिड का भी स्ट्रक्चर आपने मैंने आपको करवाया था थोड़ा सा, तो इस तरह सल्फ्यूरिक एसिड का भी स्ट्रक्चर कभी ड्रॉ करने के लिए आता है। 1 नंबर का ये स्ट्रक्चर होता है, ये ड्रॉ करने के लिए आता है। H2SO4, 2 हाइड्रोजन है इसमें डेफिनेटली, एक सल्फर है और 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। सल्फर बेटा सेंट्रल एटम है, यहाँ पर यूज होगा। सल्फर आपके पास सेंट्रल एटम के अंदर आ गया यहाँ पर इस तरीके से। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटॉमिक नंबर बेटा सल्फर का 16 होता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये 6 बॉन्डिंग्स यहाँ पर आपके सामने ये कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर ऑक्सीजन से ये डबल बॉन्ड बना रहा है, इस वाले ऑक्सीजन से ये डबल बॉन्ड बनाएगा और फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ पर ऑक्सीजन से बना रहा है और फिर ऑक्सीजन अपना दूसरा बॉन्ड बना रहा है किसी बेटा हाइड्रोजन से। बड़ा क्लियर सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई जा रही है। सल्फर फिर एक बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन से, फिर ऑक्सीजन अपना दूसरा बॉन्ड बना रहा है किसी हाइड्रोजन से। इस तरीके से ये मैन्युफैक्चरिंग होती है पूरी की पूरी। टेट्राहाइड्रल ये स्ट्रक्चर होता है और एंगल इसमें 109 का बनता है। मतलब ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन में यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 109 का होगा। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है जो कि आप याद कीजिएगा इसको। ये कभी कभार इसका स्ट्रक्चर जो है वो एग्जाम्स में आ जाता है ड्रॉ करने के लिए। जस्ट 1 मार्क्स का स्ट्रक्चर होता है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका। नेक्स्ट वन है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल वैसे ही डिस्कस करेंगे हम जैसे हमने नाइट्रिक एसिड में की। अब जैसे कि इसका नाम है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें प्रूफ करना है कि वाकई ये एसिड है या नहीं है। तो आपको समझाया गया था, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, कि अगर हमने प्रूफ करना हो किसी केमिकल के अंदर कि वो एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर प्रेजेंट है, या वो एसिड है, या वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके लिए काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शंस हैं, हम वो परफॉर्म करते हैं। अगर लेबॉर्ट्री में उसका टेस्ट करना हो तो एक अलग मैटर है, उसके लिए फिर हम डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिटमस पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पीएच मीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ से हमें पता लग सकता है कि ये केमिकल जो है एसिडिक है जो बेसिक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम ऐसी को जिक्र नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे रिएक्शन की, कि आपने बेकायदा रिएक्शंस के जरिए बताना है, प्रूफ करना है इस बात को कि वाकई इसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं या नहीं। एसिडिक प्रॉपर्टीज से मतलब है बेटा कि ये एसिडिक की तरह, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके लिए हम सिंपल आपको बताया था कि आर्हेनियस थ्योरी के मुताबिक जो भी सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन डोनेट करते हैं वो एसिड्स कहलाते हैं। तो हमने उसके लिए सिंपल सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन वाटर से करवाए। तो रिएक्शन के दौरान हमने ये देखा कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, मतलब मतलब सल्फ्यूरिक एसिड जो है, इसमें जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो ये डोनेट कर रहे हैं वाटर को, और वो हाइड्रोनियम आयन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। और यहाँ पर बाकी 2 हाइड्रोजन से, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, तो बाकी यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन बचेगा और HSO4 नेगेटिव आयंस के सूरत में यहाँ पर बाइसल्फेट जो है वो आपको मिल जाएगा। अगले स्टेप में आपको दिखाया गया है कि जो उसके पास एक हाइड्रोजन आयन था ये वो भी वाटर मॉलिक्यूल को डोनेट कर देगा इस तरीके से, और बाकी आपके पास सिर्फ यहाँ पर सल्फेट आयन बचेगा। और सल्फेट आयन की वैलेंसी क्या होती है बेटा, -2 होती है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ये हाइड्रोजन सल्फाइड था, या बाइसल्फेट बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं बेटा सल्फेट बोलते हैं। सल्फेट की वैलेंसी क्या होती है, -2 होती है। ये पॉइंट याद रखिएगा, आगे चल के काम आएगा। सल्फेट -2 होता है। इस तरह हमें प्रूव हो गया कि ये स्टेप बाय स्टेप अपने हाइड्रोजन आयन जो है वो डोनेट कर रहे हैं वाटर को, और जो केमिकल हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा और हाइड्रोनियम आयन बनाएगा वो डेफिनेटली क्या होगा, एसिड होगा। एक सेकंड तरीका था हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन का, कि अगर हमने ये प्रूफ करना है कि ये एसिड है तो इसका रिएक्शन किसी बेस से करवाते हैं। उससे क्या होगा, इसका रिएक्शन जब हम किसी बेस से करवाएंगे तो डेफिनेटली ये सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा। अगर ये सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा तो हम कहेंगे कि बेस के साथ जो रिएक्शन कर रहा है वो क्या है, वो एसिड है। अब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पर लिया, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2SO4, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर मेंशन किया आपने, कंबाइन किया इसको आपने, सोडियम सल्फेट, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है सोडियम सल्फेट बन रहा है, और H और OH मिलकर क्या बना रहे हैं बेटा, वाटर बना रहे हैं। ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, जैसे कि ऊपर मैंने बताया कि ये स्टेप बाय स्टेप अपने हाइड्रोजन आयन जो है वो डोनेट करता है।
सो पहले स्टेप में हाइड्रोजन आयन एक डोनेट होगा, वाटर मिलेगा, OH मिलेगा तो वाटर बन जाएगा। यहाँ पर जो एक H आइंस है HSO4 वो सोडियम से मिलकर सोडियम बाइसल्फेट बनाएगा। नेक्स्ट स्टेप में फिर ये वाला हाइड्रोजन आयन भी डोनेट होगा तो आपके पास बन जाएगा बेटा वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा और बन जाएगा सोडियम सल्फेट। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि ये आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, यहाँ से डायरेक्ट आप इसका प्रोडक्ट बना लें सोडियम सल्फेट। तो ये बात क्लियर होगी कि यहाँ पर आपके पास सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है तो डेफिनेटली साथ में जो रिएक्शन कर रहा है केमिकल वो क्या है, वो एसिड। तो ये सिंपल से मेथड्स हैं जिसके जरिए, इक्वेशंस हैं जिसके जरिए, रिएक्शंस हैं जिसके जरिए हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये एक एसिड की तरह बिहेव करेगा, इसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ओके, नेक्स्ट वन आपके पास है जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो है डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज आपके पास है। इसको चेक करते हैं, इसमें क्या है मेंशन किया है। ओके ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी। डिहाइड्रेटन प्रॉपर्टी डिहाइड्रेशन से आउट होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल का आउट होना या रिमूव होना कह लीजिए, सिंपल वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है यहाँ पे। अब कैसे होता है कि डिफरेंट टाइप के कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जब हम उनके साथ सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ये आपके पास है शुगर, या इसको माल्टोस कह लें, सक्रोज कह लें, शुगर कह लें, सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है ये। और आपके पास एक केमिकल है COOH ट्वाइस, इसमें आपके पास ये ऑक्जेलिक एसिड कहलाता है। ये आपके पास बेटा फॉर्मिक एसिड है। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जब सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से करवाते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड हमें वैसे के वैसे मिलता है, जिस तरह रिएक्शन में हम यूज़ करते हैं वैसे ही हमें प्रोडक्ट में मिलेगा। ये तो सिंपल है। असल केमिकल्स ये हैं जो आपके पास बन रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हर एक रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, वो रिलीज हो रहा है। जब ये ब्रेक होता है तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है बेटा, वो रिलीज हो रहे हैं, और साथ साथ में कुछ दूसरे केमिकल सिंपल कंपाउंड्स बन रहे हैं। जैसे एग्जांपल, आपने जब यहाँ पर इसको ब्रेक किया कार्बोहाइड्रेट को, तो यहाँ पर आपके पास बन रहा है बेटा कार्बन ऑक्जेलिक एसिड के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाई प्रोड्यूस हो रहा है, और फॉर्मिक में आपके पास बन रहा है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो साथ में क्या हो रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है। इसलिए ये कहलाता है बेटा क्या, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहलाता है। कि ये एक ऐसा एजेंट है कि जब हम इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करवाते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को ये ब्रेक करता है और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता है, ये स्केप करता है या आउट करता है, ये रिलीज करता है। तो इस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे हम इसे बोलेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। नेक्स्ट है सल्फोनेटिंग एजेंट या सल्फोनेटिंग प्रॉपर्टी। जिस तरह HNO3 नाइट्रिक एसिड में नाइट्रेटिंग प्रॉपर्टी थी, इस तरह सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फोनेटिंग प्रॉपर्टी होती है। वहां पर नाइट्रोनियम आइन प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ पर सल्फोनियम आइन प्रोड्यूस होगा। यानी कि H2SO4 में से जो है वो सल्फोनियम आइन, SO3H+1 सल्फोनियम आइन जो वो प्रोड्यूस होता है, जो कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। अब यहाँ से देखिएगा SO3 और H प्रोड्यूस होगा, तो बाकी एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, यानी कि OH जो होगा वो इसके H से मिलकर वाटर प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पर कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन का मतलब है कि कार्बन की चारों वैलेंसीज कंप्लीट हैं। इसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएगा, तो बाकी बचेंगे बेटा 3 हाइड्रोजन। और वो जो कार्बन की एक वैलेंसी कम हुई है हाइड्रोजन की वजह से, वो हाइड्रोजन जो यहाँ से रिमूव हुआ है उसकी जगह पर यहाँ पर सल्फोनियम आइन जो होगा वो आके अटैच हो जाएगा। तो इस तरह सल्फ्यूरिक एसिड ने एक सल्फोनियम आइन को प्रोड्यूस किया। उस सल्फोनियम आइन ने ऑर्गेनिक कंपाउंड के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। तो ये प्रॉपर्टी बेटा कहलाएगी सल्फोनेटिंग प्रॉपर्टी, और सल्फ्यूरिक एसिड कहलाएगा सल्फोनेटिंग एजेंट कहलाएगा, क्योंकि इसने सल्फोनियम आइन को प्रोड्यूस किया या डोनेट किया। तो ये सिंपल सी दो प्रॉपर्टीज आप याद रखिएगा कि डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी का मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में से वाटर मॉलिक्यूल को आउट करना, उसको ब्रेक करना और ब्रेक करके वाटर मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करना, डिहाइड्रेटिंग बोलते हैं इसे। सल्फोनेटिंग का मतलब है कि सल्फोनियम आयन का प्रोड्यूस करना और बाद में फिर उसको रिप्लेस करना किसी हाइड्रोजन एटम से। किसके हाइड्रोजन एटम से, ऑर्गेनिक कंपाउंड के हाइड्रोजन एटम से उसको रिप्लेस करना। ये सिंपल आपके पास दो प्रॉपर्टीज आ गई, डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज और सल्फोनेटिंग प्रॉपर्टी।
यहाँ तक कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों ने पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ओके बेटा जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास जानी पहचानी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, जिस पे लास्ट टाइम हमने काफी डिटेल में डिस्कशन की थी। ओके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी यानी कि हमने यहाँ पर प्रूव करना है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस बात को प्रूव करने के लिए हमें ये देखना होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड जिस केमिकल के साथ, जिस मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, क्या उस मेटल की ऑक्सीडेशन हो रही है या नहीं हो रही, इस बात को प्रूव करना है। अगर इस कॉपर की यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई तो इसका मतलब ये होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये दूसरे अल्फाज में ये कह लीजिए कि अगर कॉपर की यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई और सल्फ्यूरिक एसिड की इटसेल्फ रिडक्शन हुई तो ये बात प्रूव हो जाएगी कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सिंपल आपने रिएक्शन किया कॉपर के साथ, ये कुछ केमिकल्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और वाटर। तो मेनली तौर पर कॉपर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है कॉपर सल्फेट में, और जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो बेसिकली कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर SO2 में। मतलब ऑक्सी यहाँ देखना यही है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है SO2 में या रिड्यूस हो रहा है SO2, और कॉपर जो है वो कॉपर से कॉपर सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है। तो पहले हम कॉपर को देख लेते हैं, सिंपल चेक। आपको बताया गया था बेटा कि अगर कोई एलिमेंट सिंगल फॉर्म के अंदर है, फ्री फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, तो हम उसे बोलेंगे कि वो न्यूट्रल है, मतलब उसकी वैलेंसी जो है वो क्या, वो जीरो है। यहाँ पर कॉपर सल्फेट बना रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था कि सल्फेट की वैलेंसी क्या होती है बेटा, -2 होती है। ठीक है, ये मैंने अभी आपको पीछे बताया, मैं स्लाइड रिवर्स कर देता हूँ। यहाँ पर बताया आपको बेटा, ये मैंने प्रूव किया था कि जब सल्फ्यूरिक एसिड ने अपने दोनों एच आइंस प्रोड्यूस कर दिए स्टेप बाय स्टेप, तो आपके पास जो लास्ट सल्फेट आइन बचा था उसकी वैलेंसी क्या थी, -2। तो यहाँ ये वाली बात आप याद रखिएगा हमेशा कि सल्फेट जो होता है उसकी वैलेंसी -2 होती है। तो अगर सल्फेट की वैलेंसी बेटा यहाँ पर -2 है तो डेफिनेटली कॉपर की क्या होगी बेटा, +2 होगी, तभी वो आपस में कैंसिल हो गई। इसलिए कॉपर यहाँ पर +2 है। तो कॉपर जीरो से क्या हो रहा है बेटा, +2 हो रहा है, जिसको मैंने इस तरह यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया कि कॉपर जीरो से कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कॉपर की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। तो ये बात कंफर्म्ड होगी कि कॉपर यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। अब ये ऑक्सीडेशन जो इसके अंदर हो रही है वो डेफिनेटली किसकी हेल्प से हो रही है, सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से हो रही है। इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड कहलाएगा बेटा क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। अब अगर सल्फ्यूरिक एसिड को पर्सनली देखा जाए तो वो बेशक आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि H2SO4 को चेक करके देखिए कि इसमें सल्फर की वैलेंसी क्या है। उसके बाद फिर यहाँ चेक कीजिएगा कि SO2 के अंदर यहाँ पर सल्फर की वैलेंसी क्या है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो सल्फर की वैलेंसी है वो है +6, और +6 उसके बाद यहाँ पर सल्फर की वैलेंसी बेटा +4 है। तो +6 से +4 का मतलब है कि वैलेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अगर डिक्रीज हो रही होगी तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी रिडक्शन हो रही है। तो यही बात हमने प्रूव करनी थी कि ऑक्सीडेशन किस में हो रही है और रिडक्शन किस में हो रही है। तो इट्स सेल्फ इसमें रिडक्शन हो रही है। तो जिस केमिकल के अंदर पर्सनली तौर पर रिडक्शन हो तो केमिकल बिहेव करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो यहाँ से भी प्रूव हो रहा है कि कॉपर में क्या हो रही है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो इस तरह जितने भी यहाँ पर मेटल या नॉन मेटल इस्तेमाल हो रहे होंगे, सबकी ये क्या करेगा बेटा, ऑक्सीडेशन करेगा। जैसे यहाँ पर जिंक का इस्तेमाल किया आपने, जिंक सल्फेट बनाया, तो बिल्कुल क्लियर है, जीरो से क्या हो रहा है बेटा, +2 हो रहा है। यहाँ पर भी जीरो से क्या हो रहा है बेटा, +2 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन यहाँ पर जीरो था, तो जीरो से यहाँ पर इसकी जो वैलेंसी है वो +4 में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पर सल्फर था तो सल्फर भी यहाँ पर जीरो से क्या हो रहा है, वो SO2 में, मतलब के +4 में क्या हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है। तो वैलेंसी क्या हो रही है, सबकी इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज का मतलब है कि सबके सब क्या हो रहे हैं बेटा, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो ये तो बात कंफर्म हो गई कि यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्या है, वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव कर रहा है। अब साथ में आपने चंद पॉइंट्स जो है वो याद रखने कि अगर यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कंसनट्रेटेड इस्तेमाल करेंगे और कॉपर लेस रिएक्टिव मेटल होता है, अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसके रिजल्ट में सल्फ्यूरिक एसिड जो कन्वर्ट होगा वो SO2 गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, देखो बाकी केमिकल तो सिंपल है, वो तो वैसे के वैसे रहेंगे कि हाइड्रोजन के जरिए यहाँ पर वाटर प्रोड्यूस होगा,
सल्फेट के जरिए यहाँ पर कॉपर सल्फेट बनेगा, ये कॉमन होते हैं, ये तो रहेंगे रहेंगे। असल चीज ये जो चेंज हो रही है इसको आपने फॉलो करना है कि कब क्या चीज बनेगी, वो आपको इसकी कंसेंट्रेशन और इसकी रिएक्टिविटी से पता लगता है। सल्फ्यूरिक एसिड अगर कंसेंट्रेटेड है और लेस रिएक्टिव मेटल है तो SO2 गैस बनेगी। अगर कंसेंट्रेटेड के साथ आपने मोर रिएक्टिव मेटल इस्तेमाल किया, क्योंकि जिंक जो होता है वो कॉपर से ज्यादा होता है, तो अगर यहाँ पर जिंक या मैग्नीशियम वगैरह का इस्तेमाल किया जो कि ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर बनेगी बेटा H2S गैस, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा। और अगर आपने मेटल तो आपने जिंक की इस्तेमाल किया लेकिन यहाँ पर डाइल्यूट का इस्तेमाल किया, तो डाइल्यूट के जरिए यहाँ पर बनेगा बेटा हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो मेन जो टारगेट होता है ना वो ये केमिकल्स होता है कि यहाँ पर चेंजिंग क्या हो रही है, क्योंकि देखें यहाँ पर तो वो सेम केमिकली बनेगा, कॉपर कॉपर सल्फेट, जिंक जिंक सल्फेट, यहाँ पर जिंक है तो जिंक सल्फेट बनेगा, सॉल्ट जो होगा यहाँ पर वो सेम बनेगा। तो आपने ये वाला कंपाउंड देखना होता है कि क्या से कब क्या बनेगा, तो वो आपको इसकी कंसेंट्रेशन के हिसाब से अपने याद रखने। कंसेंट्रेशन के साथ लेस रिएक्टिव मेटल, कंसेंट्रेशन के साथ मोर रिएक्टिव मेटल, और डाइल्यूट के साथ मोर रिएक्टिव मेटल। उसके बाद आते हैं यहाँ पर जो है नॉन मेटल्स हैं, कार्बन और सल्फर। कार्बन के साथ और सल्फर के साथ, दोनों के साथ ये SO2 गैस बनाएगा, लेकिन कार्बन के साथ एक एक्स्ट्रा कंपाउंड भी बनाएगा, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ से प्रूव होता है कि ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। इसमें से कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों ने पूछना है तो मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं।